अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंटीबायोटिक का जो सेकंड क्लास है सेफेलोस्पोरेंस। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली सेफेलोस्पोरेंस जो होता है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं। ब्रॉड एंटीबायोटिक्स के लिए मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि हमारे पास एक्टिविटी के हवाले से ड्रग्स के दो टाइप्स आते हैं। एक होते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, दूसरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए काम करते हैं, या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। और जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं वो दोनों के लिए इफ़ेक्टिव होते हैं, ग्राम पॉजिटिव के लिए भी और ग्राम नेगेटिव के लिए। तो इससे मुराद कि ये जो सेफेलोस्पोरिन है ये इफ़ेक्टिव है वाइड रेंज के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस जो होते हैं उन पे क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे हम बात करें सेप्टिकेमिया। सेप्टिकेमिया एक बेसिकली इन्फेक्शन होता है ब्लड का, और निमोनिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो है इन्फेक्शन है। मेनिंजाइटिस की बात करें तो ये इन्फेक्शन होता है जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की, तो उसके अंदर जो इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। और क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास 4 जनरेशन्स आ जाती हैं सेफेलोस्पोरिन की। फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमारे पास सेफालेक्सिन, सेफाड्रोक्सिल, सेफाजोलिन आ जाते हैं। और सेकंड जनरेशन की बात करें तो सेफोक्सिटिन, सेफेक्लोर, सेफेमेंडोल, सेफिरोक्साइन। और थर्ड जनरेशन में अगर हम देखें सेफेक्साइन, सेफोटेक्साइन, सेफ्ट्राएक्सोन, सेफ्ट्राएक्सोन। और फोर्थ में सेफीपाइम। अच्छा, सेफीपाइम जो है न्यूएस्ट जो है मतलब जनरेशन है और वाइडली यूज़ होने वाली जो है मतलब जनरेशन है। यूज़र्स की बात करें तो जो बैक्टीरियाज होते हैं हमारे पास, स्ट्रेप्टोकोक्साई हो गया, स्टेफाइलोकोक्साई हो गया, गोनोकोक्साई हो गया, शिकिला हो गया और क्लोस्ट्राइडिया हो गया, तो इन बैक्टीरियाज के लिए ये इफ़ेक्टिव होता है। और उसके अलावा फेरेंजाइटिस बोलते हैं कि फेरेंक्स के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस कंडीशन को हम फेरेंजाइटिस बोलते हैं। इसके लिए भी जो है सेफेलोस्पोरिन अपना इफ़ेक्ट शो करती है। टॉन्सिलाइटिस जो है वो बेसिकली टॉन्सिल्स के अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है या इन्फेक्शन होता है उस कंडीशन को हम टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। और ओटाइटिस मीडिया जो होता है बेसिकली इन्फ्लामेशन इन ईयर या मिडिल ईयर जो होता है उस कंडीशन को हम ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। सेप्टिकेमिया हमने पहले ही पढ़ लिया ऑलरेडी कि मतलब इन्फेक्शन इन ब्लड। और गोनोरिया जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो इन सारी जो है मतलब कैटेगरीज़ के लिए सेफेलोस्पोरिन क्या करता है, अपना इफ़ेक्ट शो करता है। या सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस हो गया। और उसके अलावा इन्फेक्शंस जो जितने सारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के हैं, स्किन के हैं, बोन या जॉइंट्स से, या उसके अलावा यूटीआई हो गई, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इन ऑर्गन्स के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से तो उनके लिए हमारे पास सेफेलोस्पोरिन क्या है, इफ़ेक्टिव है। अच्छा, इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये बैक्टीरियोसिडल है। बैक्टीरियोसिडल से मुराद मतलब डायरेक्ट किल करता है मैक्रो ऑर्गेनिज्म को या बैक्टीरिया को। और ये इफ़ेक्ट करता है किसको, जो उसकी बैक्टीरियल सेल वॉल होती है उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, और जिसके नतीजे में सेल अनस्टेबलाइज हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। और इसका मैकेनिज़्म सेम है किसके साथ, पेनिसिलिन के साथ। और एडवर्स इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है अगर ओरल फॉर्म में हम लेंगे। सही है, ये क्या करेगी, जीआईटी ट्रैक्ट में डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रेस क्रिएट करेगी। और हाइपर सेंसिटिविटी जैसे इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है उसके नतीजे में क्या हो जाता है, स्किन पे रेड रैशेस अपीयर हो जाते हैं। अब जिस तरह से ये आपको दिखाई दे रहा है ये वाला एरिया,
कंट्रा इंडिकेशंस हैं कि मतलब किन इसमें हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर किसी बंदे को एलर्जी है सेफेलोस्पोरिन से, तो हम सेफेलोस्पोरिन के साथ साथ उसको पेनिसिलिन भी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, सही है। और प्रिकॉशंस मतलब एहतियाती तदाबीर जो हैं, एहतियात है वो कैसे करना चाहिए। सेफेलोस्पोरिन हम उस कंडीशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते या प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते अगर कोई पेशेंट किडनी का पेशेंट है या उसके अलावा जो है लिवर उसका सही से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसको हम सेफेलोस्पोरिन जो है प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। और वो पेशेंट जिसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, क्रोनिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं, उनको भी हम सेफेलोस्पोरिन सजेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ कोई प्रेगनेंसी कंडीशन है, लैक्टेशन है, प्रेगनेंसी की बेसिकली कुछ कैटेगरीज होती हैं जैसे ए, बी, सी और एक्स, ये 3-4 तकरीबन कैटेगरीज होती हैं। तो बी कैटेगरी में भी हम सेफेलोस्पोरिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और हमारे पास आ जाता है कि हम पेशेंट को या उसकी फैमिली को कैसे एजुकेट कर सकते हैं, कैसे अवेयर कर सकते हैं। हम पेशेंट को अवेयर करेंगे कि मतलब वो जो अपने ट्रीटमेंट का कोर्स है वो मुकम्मल करे और तब तक वो ड्रग है मतलब इस्तेमाल करता रहे जब तक डॉक्टर उसको मना ना करे। और टेक द ड्रग एट द प्रिस्क्राइब टाइम ऑफ द डे। और जिस टाइम पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर की तरफ से वो ड्रग एडमिनिस्टर या प्रिस्क्राइब की गई है, तो उसी टाइम पे वो क्या करे, ड्रग का इस्तेमाल करे। और हर डोज जो है फूड के साथ ले। अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट हो रहा है तो वो क्या करे, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन यानी अपने डॉक्टर से या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मशवरा करके फिर इस्तेमाल करे। और अगर कोई बंदा जो है सेफेलोस्पोरिन इस्तेमाल कर रहा है तो वो 3 दिन तक क्या करेगा, अल्कोहल या मतलब बेवरेजेस जो बोटल्स वगैरह होती हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करे। और उसके अलावा नोटिफाई द प्राइमरी हेल्थ केयर। और उस कंडीशन में वो क्या करे, हेल्थ प्रोवाइडर को आगाह करे अगर उसको वोमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, या स्किन पे रेशेस अपीयर हो रहे हैं, या यूरिटिक एरिया हो रहा है, या उसके अलावा सीवियर डायरिया हो रहा है, या वेजाइनल या उसके अलावा एनल इचिंग हो रही है, वाट एवर जो भी मतलब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर कोई भी कंडीशन इन दी गई जो है कंडीशंस में से अपीयर हो, तो वो क्या करे, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ मशवरा करे और फिर बाद में जो है उस दवाई का इस्तेमाल करे। और दूसरा डोज तब तक वो नहीं लेगा अगर कोई प्रॉब्लम अपीयर हो रही है, तो वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करे, जब तक आगाह ना करे। और अगर हम ओरल सस्पेंशन लेते हैं तो क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसको कंटेनर या रेफ्रिजरेटर में क्या करेंगे, रखेंगे। और इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छे से क्या करेंगे, शेक करेंगे, हिलाएंगे। और उसके अलावा हमारे पास दूसरी कैटेगरी आ जाती है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स बेसिकली क्या करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर हैं, और इसके अंदर जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, ये क्या काज करवाती है, हियरिंग लॉस हो जाती है जिसे ऑटोटॉक्सिसिटी बोलते हैं, या किडनी डैमेज हो सकता है जिसे नेफ्रोटॉक्सिसिटी बोलते हैं। और उसके अलावा टेराट्रोजेनिक जो है इफ़ेक्ट शो दिखाती है कि मतलब प्रेगनेंसी के दौरान फीटस पे इफ़ेक्ट पड़ जाता है। और ये जो है एसिटिनोमाइड्स जो सोयल बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली उनसे ड्राइव किए गए हैं। और उसके अलावा बिकॉज ऑफ दिस इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो सीरियस मेनिंजाइटिस इलनेस होती है उसमें हम क्या करते हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का यूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो हैं ये जल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ब्रेक हो जाते हैं। और उसके अलावा जो है ये हम ईयर या आई ड्रॉप्स के इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और
अगर इंग्लैंड के अंदर हम बात करें कि अमीनोग्लाइकोसाइड का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ग्रुप है वो जेंटामाइसिन है। इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये क्या है, बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट शो करता है, डायरेक्ट किल कर देता है और ये ब्लॉक करता है स्टेप्स जो होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जिसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और उससे क्या होता है कि जो फंक्शनल एबिलिटी होती है बैक्टीरियल सेल वाल की वो डिस्टर्ब हो जाती है, और डिस्टर्ब होने की वजह से मेटाबॉलिज्म सही से परफॉर्म नहीं होता और उससे बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाती है। यूज़ की बात करें तो ये हाईली इफ़ेक्टिव होता है ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की तरफ, और ये क्या करता है, जो जीआईटी ट्रैक्ट के बैक्टीरियाज होते हैं उनको सप्रेस करता है। ओरल अमीनोग्लाइकोसाइड्स में हमारे पास केनामाइसिन और नियोमाइसिन आ जाते हैं जो प्री ऑपरेटिवली रिड्यूस करते हैं नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया जो होता है इंटेस्टाइन के अंदर। ओरल केनामाइसिन या नियोमाइसिन या उसके अलावा पैरामोमाइसिन जो हैं वो हेपाटिक कोमा भी काज करवा सकते हैं। ये उनका क्या है, हेपाटिक कोमा में भी मतलब ओरली हम ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट की बात करें, पहले ही मैंने आपको बताया ऑटोटॉक्सिसिटी से क्या होता है, हियरिंग लॉस हो जाती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी से रीनल इम्पेयरमेंट हो जाता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी में जो सीएनएस है कन्फ्यूजन या डिप्रेस हो जाती है, और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज हो जाता है। कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी हो, अगर किसी बंदे को एलर्जी होती हो तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और उसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म थेरापी है तो उसमें भी हम जो है अमीनोग्लाइकोसाइड्स जो है प्रिस्क्राइब नहीं करते। और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, जैसे ट्यूबरकुलोसिस की जो कोर्स है वो तकरीबन 6 मंथ तक चलता है, तो उस कंडीशन में हम स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब कर देते हैं। और प्रिकॉशंस की बात करेंगे, किन चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर पेशेंट रीनल फेलियर का पेशेंट है तो उसको हम क्या करेंगे, अमीनोग्लाइकोसाइड से अवॉइड करवाएंगे, या कोई एल्डरली बड़ी एज का बंदा है, या उसके अलावा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का कोई पेशेंट है, उन कंडीशन में हम क्या करेंगे, एहतियात करेंगे। और उसके अलावा हम कैसे एजुकेट करेंगे पेशेंट को या उसकी फैमिली को, उनको जो है मतलब ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे कि जो टाइम इंटरवल उनको बताया गया है उसी हिसाब से वो क्या करेंगे, ड्रग का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो टाइम इंटरवल होता है ये बेसिकली क्या होता है, कुछ कंडीशंस में अहमियत रखता है, ख़ास होता है, अहम होता है, जिससे वो क्या करता है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। और अगर अमीनोग्लाइकोसाइड कोई पेशेंट ले रहा है तो हम उसको एडवाइस देंगे कि वो क्या करे, कम से कम 6 से 8 बड़े गिलासेस पानी के इस्तेमाल करे, और हर डोज जो है फुल गिलास ऑफ वाटर से इस्तेमाल करे, और जो ट्रीटमेंट का कोर्स है वो मुकम्मल करे। उसके अलावा जो प्रिस्क्रिप्शन या जो डायरेक्शन हेल्थ केयर प्रोवाइडर की तरफ से उसे बताया गया है वो उसको क्या करे, फॉलो करे। और ये जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं वो क्या करे, मील के साथ या एम्प्टी स्टमक में जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उस हवाले से उनको क्या करे, इस्तेमाल करे और अवॉइड करे इन दवाइयों को, या मतलब अमीनोग्लाइकोसाइड्स को सन की धूप से, या उसके अलावा जो अल्ट्रावायलेट लाइट है उससे उसको क्या करे, प्रिजर्व करे। और इसको क्या करे, ऐसी कंडीशन में हम अमीनोग्लाइकोसाइड इस्तेमाल नहीं करवाते। जो पेशेंट मतलब मेंटली रिटायर्ड होते हैं तो उनको हम अमीनोग्लाइकोसाइड्स जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं करते। आई होप कि लेक्चर आपको समझ आया होगा, तो काइंडली आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है हम दूसरे लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।